ओके, तो हेलो बच्चे लोग, यहाँ देख लो, हमने पिछले सेशन में कहाँ तक कंप्लीट किया था थर्मोडायनेमिक्स को। हमने बात की थी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, विच वॉज बेसिकली द एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो लेट्स रिवाइज दैट लास्ट पार्ट दैट वी डिड. वी स्टडीड फर्स्ट लॉ का इक्वेशन, दैट वाज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. फिर इसको अलग अलग कंडीशंस में हमने अप्लाई किया था, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, ये किया था हमने. उसके बाद वी स्पोक अबाउट एंथैल्पी विच वाज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट. अच्छा, सिस्टम की भी हम बात करते हैं तो गैस इन पिस्टन, वो भी एक ऑप्शन था, और एक केमिकल रिएक्शन को भी हम एक सिस्टम की तरह ट्रीट करते थे, है ना. सेकेंड लॉ उसमें कैसा था, QP यानी कि हीट ऑफ द रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर अगर बोले तो उसको एंथैल्पी बोलेंगे, या एट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वो इंटरनल एनर्जी होगी. हमारा ये क्या निकल के आया था इक्वेशन वाज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, वेयर डेल्टा एन इज चेंज इन नंबर ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, है ना, ओनली गैशियस. वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था, सॉलिड और लिक्विड हम लोग नहीं लेते, हम लोग सिर्फ गैशियस को ही कंसिडर करते हैं. ये भी मैंने बताया था कि वर्क डन के अब आपके पास 3 फॉर्मूले हो गए, कौन सा वाला कहाँ पे अप्लाई करना है. यस बच्चों, सो दिस वाज द लास्ट थिंग दैट वी हैड डन. आई होप यहाँ तक किसी को कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया है, राइट. ओके, अब हम लोग जाते हैं एक नए फंडे पे, वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन. इसका बेसिक आइडिया मैंने पिछले लेक्चर में दिया था. वी जस्ट स्टार्टेड विद दिस आइडिया, आई हैड जस्ट एक्सप्लेन टू यू कि व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज गिवन, then you have to think of work done in terms of delta nRT. Now you have to think of work done in terms of delta nRT. Also remember P delta V is delta nRT. So work done will obviously again here if you see minus sign के साथ, है ना, क्योंकि P delta V को आपने रिप्लेस किया ना delta nRT से, तो माइनस साइन एज इट इज रहेगा. कैसे रहेगा ध्यान से देखते हैं, बहुत ही सिंपल. W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी नेगेटिव साइन के साथ, फिर माइनस P इंटू V2 माइनस V1 माइनस P V2 V1. ये हमने सेम पिछली बार भी यूज़ किया था ना डेल्टा एनआरटी वाले के केस में. PV इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन. PV1 इज N1RT, PV2 इज N2RT. सो वर्क क्या बन गया, N2RT माइनस N1 प्लस N1RT, N2 minus N1 RT. So therefore delta nRT नेगेटिव साइन के साथ. इसका मतलब क्या, अगर ओवरऑल वॉल्यूम कम हो रही है, देखो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन है, ये आप सब लोगों को मालूम है, एवोगैड्रोस लॉ हमने किया था क्लास 11 में, सबको याद है ये. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, किया था ना हमने ये बच्चों. तो अगर हम लोग देखें कि फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम, मतलब एक्सपेंशन हुआ है, और एक्सपेंशन हुआ है तो वर्क नेगेटिव हुआ, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ. क्लियर बात. अगर फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल वॉल्यूम तो डेल्टा एन नेगेटिव है, मतलब कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ, क्योंकि कंप्रेशन हुआ और वर्क कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ. ये कन्वेंशन तो हमारी फिक्स है पहले से ही. एक्सपेंशन मतलब वर्क नेगेटिव यानी कि बाय द सिस्टम, और कंप्रेशन यानी कि वर्क पॉजिटिव यानी कि ऑन द सिस्टम. बोलो हाँ कि ना. क्लियर है ना ये बात है? तो ये हमारा फंडा था. अगर N1 और N2 सेम हो गए तो डेल्टा N जीरो यानी कि वर्क डन जीरो, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हुई. डेल्टा V जीरो हो गया, वॉल्यूम ही नहीं चेंज हुई. जब नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हुए तो वॉल्यूम चेंज नहीं हुई, सीधी बात है ना बच्चों. तो ये हुई बात हमारी वर्क डन की किस रिलेशन में, डेल्टा एन के रिलेशन में. कब यूज करना है ये, जब केमिकल रिएक्शन दिया होगा, है ना बच्चों, जब केमिकल रिएक्शन दिया होगा. क्या ये बात क्लियर है सबको? कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर हम लोग जो सॉल्व करेंगे, ठीक है. ये क्वेश्चंस मैंने आपके टेक्स्ट बुक से लिए हुए हैं आपके सामने, पर सॉल्यूशन हम लोग टेक्स्ट बुक वाला कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, खुद से सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है. बेसिक आइडिया ले लेते हैं क्या है. आपको एक केमिकल रिएक्शन दिया है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, केमिकल रिएक्शन दिया. सबसे पहली चीज तो यहाँ पर सॉलिड को कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग,
वैल्यूज क्या दी हुई है, वैल्यूज कैलकुलेट कर लें जरा फटाफट। वैल्यूज क्या दी हुई है बताओ। व्हाट हैव दे गिवन टू यू इन द क्वेश्चन बच्चों। दे हैव गिवन यू डेल्टा एच, कितना दिया डेल्टा एच, -84.4। ध्यान से देखना किस में दिया हुआ है, किलो जूल में दिया हुआ है, ठीक है ना। ओके, दे हैव गिवन यू द रिएक्शन 2C + 3H2 गिविंग C2H6, ये दोनों गैस, ठीक है। और R की वैल्यू, टेम्परेचर आपको दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। इसको क्या करेंगे आप, केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे एंड R की वैल्यू ऑब्वियसली कितनी होगी, 8.314 बच्चों। टू फाइंड क्या बोला है बताओ जल्दी जल्दी। डेल्टा यू यानी कि इंटरनल एनर्जी कितनी है। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, सेकेंड लॉ का ना, क्या है फॉर्मूला, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। ठीक है बच्चों, डेल्टा एन की वैल्यू क्या आएगी बताओ। तो यहाँ पे ये था 1 और यहाँ पे है ये 3, ये सॉलिड वाला यूज नहीं करेंगे, तो 1 - 3। डेल्टा एन की वैल्यू क्या आई बोलो, -2। ये अपने को दिया हुआ है -84.4 इंटू 10⁻3। हाँ बाय द वे किलो जूल दिया, ध्यान से देखना। मैंने 10⁻3 लिया। यहां पर हुआ डेल्टा यू प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आएगा, क्यों, एन है ना, -2 आ गया। आर की वैल्यू कितनी हो गई, 314। टेम्परेचर कितना हो गया, 298। बस क्या करना है, डेल्टा यू माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो डेल्टा यू आपका वैल्यू जो है वो जो भी हो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव में। क्या लॉग से आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, आई होप सो नाउ, तो बिकॉज आई टॉट यू हाउ टू यूज लॉग, राइट। क्या आएगा वैल्यू देखो, ये आ जाएगा 84.4। इसको ऐसा कर लेना, जिन बच्चों को लॉग कैलकुलेशन में दिक्कत होती है ना, ऐसे कर लेना इसको, ताकि बड़ा नंबर ऊपर आ जाए, तो लॉग में ज़्यादा बार वगैरह नहीं आएगा, नेगेटिव भी नहीं आएगा। पूरा मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, है ना, अपॉन 2 × 8.314 × 298। It will be added, my bad, I didn't see that, मैंने ध्यान नहीं दिया, राइट। तो ये होगा एक्चुअली -84,400 और ये प्लस, ये पूरा ये बाजू चला जाएगा ना, ये ऐसा, ठीक है, पूरा का पूरा टर्म ऐसे आ जाएगा। तो +2 × 8.314 × 298। ये जो पार्ट है ना, ये मल्टीप्लाई मत करना, ये लॉग से कर लेना, ज़्यादा इजी पड़ेगा आप लोग। लॉग से करना और उसमें ऐड कर देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई थिंक सो, या -79,440 ऐसा आएगा आपका आंसर। Here then you don't need to, what do you say, there's no compulsion for you to make it 84400. if you want you can, you may or may not, that doesn't, हाँ बट अगर डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन होता तो मैं आपको सजेस्ट करता कि आप ज़रूर उसको मल्टीप्लाई करो, ताकि आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। ठीक है, ओके चलो देखिए नेक्स्ट वाला। ये बोल रहा है इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन 2 kJ of heat is released by the system, 6 kJ of work is done on the system. What is the value of delta H and delta U? Heat released by the system is 2 kJ, मतलब प्लस की माइनस, माइनस ऑब्वियसली।
6 किलो जूल इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब प्लस की माइनस ऑन द सिस्टम, तो प्लस, सिंपल बात है ना, इस तरह से। इस क्वेश्चन में एक चीज जो मिसिंग है, जो आपको अज्यूम करनी है, वो क्या है, ध्यान से देखना। सबको ये याद आ जाएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी। इस क्वेश्चन में एक चीज जो अज्यूम करनी है आपको, वो क्या है बताओ बच्चों। मैंने आपको ये बोला भी है कि प्रैक्टिकली जो ये सारे इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं, ये अंडर कांस्टेंट प्रेशर है कि अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम है। क्या अज्यूम करके चलते हैं अपन, अंडर कांस्टेंट प्रेशर होते हैं ये। क्यों? क्योंकि हमारा जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम ये एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहे हैं ना, जो हम लोग लेबोरेटरी में वगैरह कर रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट्स, तो इसका मतलब कि हम लोग इसको एट आइसोबारिक कंडीशंस अज्यूम करके चलेंगे। और जब हम लोग आइसोबारिक कंडीशंस अज्यूम करेंगे तो वट एवर वॉज द हीट एक्सचेंज विल बी द सेम एज डेल्टा एच, क्यू पी बिकम्स द डेल्टा एच, है कि नहीं? वट एवर वॉज द हीट एक्सचेंज बिकम्स द डेल्टा एच, सिंपल। और डेल्टा यू क्या था ये तो पता ही है आपको ना, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू की जगह पे मैं क्यू पी लिख दूं, क्यू की जगह पे मैं क्यू पी लिख दूं, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा मेरा, डेल्टा एच प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, है ना। फर्स्ट लॉ से आया था कि इक्वेशन, है ना। और मुझे दोनों ढूंढने को बोला है ना। हाँ, यस, वर्क डन कितना था, -6, नहीं +6, सॉरी +6, और 2 किलो जूल इज द हीट रिलीज्ड, मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी में 2 किलो जूल का चेंज आया था, है ना। Q will be -2 किलो जूल, yes, that will be change in heat। तो सॉरी, Q की जगह पे -2 + 6, तो मतलब डेल्टा U हो गया आपका +4, है ना, +4 किलो जूल। और जो Q था वही डेल्टा H भी था, तो -2 ही रहेगा। तो डेल्टा H की वैल्यू -2 हो गई और डेल्टा U की वैल्यू +4 हो गई। ठीक है, इस तरह से देखना है। यहाँ पर एक मेन चीज़ क्या कंसिडर करनी थी जो क्वेश्चन में नहीं दी है, वो है आइसोबारिक कंडीशंस। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाइड 2 किलो जूल और ये सिंप्लीफाइड +4 किलो जूल। सेम वे एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने डाल के रखा हुआ है, ये आप खुद से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करेंगे। चलो जल्दी जल्दी, ये मैं अभी इसको मैं पॉज, मतलब इसको ये करता हूँ। तो बच्चों जिसको ये नहीं आया वो सुन लो ध्यान से। क्या बोला मैंने, 2SO2 + O2 gives 2SO3, ये वाला इक्वेशन आपको 2 मोल के ऑक्सीडेशन के लिए उन्होंने डिफाइन करके दिया है, पर पूछा किसके लिए है, 4 मोल के लिए। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके डेल्टा N की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, 4 - 6, यानी कि -2 आ जाएगी। समझ में आई बात? ये रहा 4 -2 + 4 कितना है, 6, तो 4 - 6 यानी कि -2 की आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये एक तरीका है। या तो फिर आप नॉर्मल इक्वेशन रख के कैलकुलेशन करो और नीचे स्टेटमेंट लिखो दिस वाज फॉर 2 मोल्स, तो डबल जो आएगा दैट विल बी फॉर 4 मोल्स। और आंसर क्या आने वाला है आपका, जरा बताना। वर्क डन कितना आएगा बच्चों, माइनस डेल्टा NRT। डेल्टा N की वैल्यू मैंने अभी आपको बता दी। डेल्टा N की वैल्यू है 2 थी कि -2 थी, डेल्टा N की वैल्यू, तो -2 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना था, 298। 3, अगर सपोज मैं टेम्परेचर को 300 मान लूँ अप्रोक्सीमेशन के लिए, टेम्परेचर को 3, ये क्वेश्चन अगर CET में आए तो कैसे करोगे, 2 × 8 × 300, बरोबर है। 8 3 ज़ा 24, 2 ज़ा 48, 4800 अप्रोक्सीमेटली 4800, यानी कि अभी 8.314 था ना, तो क्लोज टू 5000 शुड बी योर आंसर। जस्ट हैव अ लुक, क्लियर कितना है देखो, 4995, कितना, 4955, मैंने क्या बोला, क्लोज टू 5000 आया ना आंसर, बरोबर भी बात, समझ में आई।
बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। तो ये सेम क्वेश्चन आपको जब थियरी में आया या सीईटी में आया, आप बहुत ही आसानी से टैकल कर पाओगे। ठीक है बच्चों, चलो अब हम लोग जाते हैं एक थोड़े से कंफ्यूजिंग और बोरिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर पे। कंफ्यूजिंग क्यों? क्योंकि सारे नाम एक जैसे हैं। बोरिंग क्यों? क्योंकि बहुत रेपिटेशन है। पर क्या ये पार्ट डिफिकल्ट है? बिल्कुल नहीं, सबसे आसान चीज़ है, सबसे ईजी। क्योंकि रेपिटेशन इतना ज़्यादा पैटर्न में है कि आपको एक डेफिनेशन आया तो आपको सारे डेफिनेशन आ जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ आपको क्या करना है कि इसको अच्छे से मार्क करके लेना है। मैं हर एक डेफिनेशन आपको समझा देता हूँ, मार्क करना है। जब आप थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से 12th स्टैंडर्ड के आपके बोर्ड्स के लिए लर्न कर रहे हो तो आपको वर्ड बाय वर्ड डेफिनेशन लर्न करने हैं ऑब्वियसली। और अगर आप एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखो तो बहुत बेसिक की वर्ड्स जो हैं वो हम लोग मार्क करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अभी एंथैल्पी जो मैंने आपको बताया था कि एंथैल्पी क्या होती है, तो आई हैड एक्सप्लेन दिस टू यू कि एंथैल्पी जो है वो टोटल एनर्जी का चेंज होता है, बरोबर है। और ये एंथैल्पी यानी कि एनर्जी का चेंज अगर मैं बोलूँ तो ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, है ना, इंटरचेंज हो रहा है फिजिकल स्टेट, या तो केमिकल चेंज, दोनों में पॉसिबल है। मतलब कि जब फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो भी एनर्जी का चेंज होगा, जैसे आइस मेल्ट हो रहा है या वाटर का वेपर लिक्विफाई हो रहा है ना, तो भी ये चेंज होगा एनर्जी का। या तो सॉरी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो भी एनर्जी चेंज होगा। एंथैल्पीज आर many types of enthalpies. Just to give you one example, simple one. In class 11, in the chapter of atomic structure as well as of periodic table, I had explained to you what ionization enthalpy means. Everybody remembers? हमने किया था ionization enthalpy. Yes? That was defined how? It was defined per mole, ना? Ionization enthalpy को हमने कैसे define किया था? Per mole define किया था ना उसके units में। और क्या बोला था उसको? इट्स द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग द लूजली बाउंड आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, है ना। तो वो एंथैल्पी वहां पे वर्ड यूज किया था मैंने, आपको याद होगा। तो बस वही एंथैल्पी आज हम लोग देखेंगे कि वो कितने वेरियस टाइप्स की हो सकती है। सबसे पहला है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। नाउ इफ यू जस्ट नो द वर्ड फॉर फ्यूजन मतलब इज बेसिकली, व्हाट इज फ्यूजन? मेल्टिंग। फ्यूजन का मतलब मेल्ट करना, ठीक है। फ्यूजन का मतलब क्या? मेल्ट करना। तो अगर आप देखो एंथैल्पी चेंज दैट अकर्स व्हेन 1 मोल, अच्छा ऑलवेज रिमेंबर एंथैल्पी इज डिफाइंड फॉर पर मोल। डिफाइन कैसे करेंगे अपन? फिक्स वैल्यू किसके लिए? पर मोल के लिए, ठीक है। When 1 mole of solid is converted into liquid, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। मैंने क्या लिखा ऊपर? मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब सॉलिड टू लिक्विड, बोलो हाँ कि ना। टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो जितनी एनर्जी लगेगी या जितनी एनर्जी चेंज होगी उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सबसे अच्छा एग्जांपल है भाई व्हेन आइस बिकम्स वाटर, है ना, व्हेन आइस बिकम्स वाटर। अब जो एंट्रेंस एग्जाम वाले बच्चे हैं, सीईटी वाले बच्चे हैं, वो देखेंगे कि ये वाला जो फंडा है वो आपको डायरेक्ट एमसीक्यूज में कभी कभार पूछ लिया जाता है, ठीक है। When they give you equations and all, you can actually calculate, but the smarter thing to do would be to remember these basic values. जैसे you know कि अच्छा ice melts at 0 degree Celsius, we know this, उसका melting point, freezing point दोनों 0 है, पर एंथैल्पी कितनी है? 6.01 किलो जूल है। क्या ये बात समझ रहे हो? 6.01 किलो जूल है। अब सवाल ये कि ये प्लस 6.01 होगा कि माइनस 6.01 होगा। तो आप ऐसा बोलेंगे कि सर जब पानी आइस बन रहा है ना तो इट इज लूजिंग एनर्जी, जब फ्रीजिंग हो रहा है, यस। तो लूजिंग एनर्जी मतलब माइनस, बोलो हाँ कि ना। तो एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग अगर मैं बोलूं आपको तो वो माइनस 6.1 होगी, 6.01। और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन यानी मेल्टिंग अगर मैं बोलूं तो वो प्लस 6.01 होगी। क्या ये बात क्लियर हुई? सिंपल बात है, यस।
So I will say that reverse of fusion is freezing of the solid or freezing of the liquid. गधे लोगों ने क्या लिखा है देखो, freezing of, है ना, ये तो ऐसा हुआ डेथ ऑफ द डेड बॉडी. अरे फ्रीजिंग ऑफ सॉलिड कैसा रहे, फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड ना, लिक्विड फ्रीज होके सॉलिड बनेगा. समझे कि नहीं समझे? यस. चलो, तो ये वैल्यू याद रखना जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ये सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वैल्यू जो है याद कर लेनी पड़ेगी. 6.01. पॉजिटिव की नेगेटिव डिपेंड्स वो क्या पूछ रहा है, मेल्टिंग पूछ रहा है कि फ्रीजिंग पूछ रहा है. ठीक है. सो जब 1 मोल वाटर है, जब वो फ्रीज होता है तब हीट इवॉल्व होती है. आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट सुना होगा कोल्ड बर्न. कोल्ड बर्न का कॉन्सेप्ट सुना है बच्चों? फ्रॉस्ट बाइट, कोल्ड बर्न. जब आप बर्फ को लेकर हाथ में रखते हो तो कोल्ड बर्न्स भी होते हैं लोगों को. क्यों? क्योंकि फ्रीजिंग में हीट रिलीज होती है. तो आप बहुत ठंडा पानी अगर आप ले रहे हो और वो फ्रीज हो रहा है, इट्स इन द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग, बहुत ठंडा है और वो फ्रीज हो रहा है, ठीक है. जहाँ पे अगर स्नोफॉल वगैरह होता है कोई कंट्रीज़ में बाहर, वहाँ पे ये फिनोमिनन होता है, देखा जाता है. तो ये फ्रॉस्ट बाइट, यानी कि लोग अगर स्नो में जाते हैं, पैर में सॉक्स नहीं पहने, शूज़ नहीं पहने, तो उनके ऑर्गन्स फ्रीज हो जाते हैं, है ना. आप लोगों ने देखा नहीं होगा, बट फ्रॉस्ट बाइट एक्चुअली इट्स अ वेरी बैड कंडीशन. द ब्लड सप्लाई ऑफ द ऑर्गन completely gets cut off. And in certain very few cases I've seen the toe literally like just snaps, like ऐसे बर्फ की तरह फ्रीज होके ऐसा खटाक, it can snap off. That bad it is. ठीक है. It does not literally freeze, but it just, the blood supply gets cut off and the organ just becomes useless. ठीक है. So it's a very dangerous condition. It's called a frostbite. ऐसे यहाँ पर फंडा है कि भाई अगर 1 मोल सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो जितनी एनर्जी का चेंज हुआ वो हुआ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. अब यहाँ पर कीवर्ड क्या है? तो डेफिनेशन तो आपको लर्न करना पड़ेगा थियरी के लिए, सिंपल है, पर कीवर्ड है सॉलिड टू लिक्विड 1 मोल. बस इतना ही कीवर्ड, यही है. एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कीवर्ड्स ऐसे याद रखो. ठीक है. चलो नेक्स्ट पे जाते हैं. एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. एनी इडियट विल टेल यू वेपराइजेशन क्या होता है. वेपराइजेशन लिक्विड टू क्या होगा? एग्जैक्टली लिक्विड टू गैस. कितना इजी है ना ये. एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर, प्रेशर. तो अगेन क्या है वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से, चलो देखते हैं. फिर से आप देखेंगे तो रिपीटेशन देखो कितना होगा. 1 मोल बोलो हाँ कि ना, लिक्विड हाँ कि ना, और टू गैस यानी कि लिक्विड टू वेपर. यस, काफ़ी इजी एंड सिंपल बच्चों. फिर से देखो 1 मोल, ऑलवेज 1 मोल, ऑलवेज. एंथैल्पी डिफाइंड फॉर 1 मोल लिक्विड, यस, वेपराइजेशन यानी कि गैसेस में एक्सचेंज और गैसेस में चेंज हो रहा है. क्लियर कट. तो जब वाटर को आप गैसेस में कन्वर्ट करोगे, सो दस when 1 mole of water is vaporized at 1 atm pressure, the enthalpy change is 40 kilojoule at 100 degree Celsius, 44 kilojoule at 25 degree Celsius. अब आप सोचोगे कि सर ये ऐसा क्यों दिया 25 डिग्री सेल्सियस. तो देखो यार, वाटर कैन एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर. वेपराइजेशन तो किसी भी टेम्परेचर पे होता है ना. अब मैंने ये पानी लिया और यहाँ टेबल पे गिरा दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे समझो एसी ऑन कर दिया, ठीक है, वैसे यहाँ एसी नहीं लगा हुआ है, बट सपोज एसी ऑन कर दिया और टेम्परेचर को मैंने रख दिया 18, तो क्या पानी इवेपोरेट नहीं होगा? होगा ना. ज़रूरी थोड़ी कि उसको 100 तक बॉईल करेंगे तभी इवेपोरेट होगा. इवेपोरेशन और बॉइलिंग में यही तो फ़र्क है. तो 25 पे भी वेपराइजेशन होता है, 100 पे तो होता ही है, ऑब्वियसली बॉइलिंग हो रही है. 100 पे आपको कम एनर्जी चाहिए कि 25 पे कम एनर्जी चाहिए? देख के बताओ, स्क्रीन पे लिखा हुआ है. 100 पे कम एनर्जी चाहिए, 40 किलो जूल में काम हो जाता है. 25 पे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, स्लो जाता है, 44 किलो जूल चाहिए, है ना. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है. ये आपको वैल्यूज रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी.
एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन स्कूल में पढ़ा था, क्या होता है सब्लिमेशन? सॉलिड टू, एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेटेड सब्सटेंस, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आयोडीन, कैम्फर एंड नैफ्थलीन, है ना। सॉलिड टू, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, मालूम ही है सबको, स्कूल में पढ़े हुए हैं। देखो 1 मोल वापस, यस, सॉलिड, यस, 2, यस, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, सॉलिड से क्या बन रहा है? और वेपर, वेपर बन रहा है ना, सॉलिड से वेपर बन रहा है, ठीक है, सेम फंडा, सीधा सॉलिड से गैस। नेक्स्ट है हमारा एंथैल्पी फॉर आयोनाइजेशन, हम लोग बोलते हैं इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स। ये क्लास 11 में भी किया था, दोबारा रिपीट कर लो। देखो वापस क्या है, 1 मोल, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन क्या? इनकम्प्लीट है ना ये, अभी फिलहाल ये टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दिया तो आप इसी को लर्न करोगे, बट रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन नो, रिमूवल ऑफ 11th स्टैंडर्ड की बुक में अच्छे से डिफाइन किया था मैंने, बताया था क्या, रिमूवल ऑफ मोस्ट लूजली बाउंड, रिमूवल ऑफ द मोस्ट लूजली बाउंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, ऐसा बोला था ना हमने, ठीक है। यहां पर आपको बोल रहा है अच्छा ठीक है चलो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकाला तो एटम का क्या बना, मेरे प्यारे गधे बच्चों, क्या बना एटम का? आयन बन गया, तो इसलिए क्या हुआ, आयोनाइजेशन हुआ। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, और एक चीज, एक छोटी सी और एक चीज नोटिस कर लेना कि भाई एंथैल्पी को हम लोग डेल्टा एच लिखते हैं ऑब्वियसली, और जो टाइप की एंथैल्पी बता रहे हैं ना उसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ नीचे लिख रहे हैं। जैसे कि अगर मेरे को एच ऑफ फ्यूजन लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा फ्यूजन, मेरे को एच ऑफ सब्लिमेशन लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा एच सब, एच ऑफ आयोनाइजेशन लिखना है तो मैं लिखूंगा आयोन एच, ऐसा, ठीक है। ये तो ऑब्वियस बात होगी, कोई कुछ सिखाने जैसा नहीं है। ठीक, चलो नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उल्टा, 1 मोल ऑफ गैसियस फेज एलिमेंट्स क्या, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, अगेन क्या हुआ, 1 मोल, ठीक है, और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन, बरोबर है, ठीक है बच्चों। आई होप किसी को ये बाउंसर नहीं जा रहा है, बहुत सारे हैं, सबका पैटर्न सेम है, एक एक याद कर लोगे सब याद हो जाएंगे, चिंता मत करना, ये टेंशन मत लेके बैठना कि क्या सर 10 डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, क्या बनने वाला है, एटम, किससे बनेगा भाई एटम, थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ, किससे बनेगा, मॉलिक्यूल से बनेगा ना एटम, तो क्या स्प्लिट होने से एटम बनेगा बच्चों, मॉलिक्यूल स्प्लिट होने से। तो पढ़ो, देखो क्या लिखा है, अकम्पनिंग द डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस, सब्सटेंस से अच्छा मॉलिक्यूल बोलता तो ज्यादा सही रहता कि नहीं रहता, है ना। बट अभी फिलहाल टेक्स्ट बुक में दिया 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस, तो ठीक है चलो सब्सटेंस, एक ही बात होगी, 1 मोल मॉलिक्यूल से क्या बनाया, एटम्स, डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स इनटू एटम्स, कितना इजी। नेक्स्ट वाला ये लोग बोल्ड में प्रिंट करना भूल गए, टेक्स्ट बुक प्रिंट करते हुए, ये वाला, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोल्ड में प्रिंट करना चाहिए था, आप मार्क कर लो प्लीज। is the process when 1 mole of substance is dissolved in a specified amount of solvent, ठीक है। Again 1 mole of a substance is dissolved in specified amount of solvent, ठीक है बच्चों।
सेम फंड है, ठीक है। 1 मोल लिया, उसको डिसॉल्व किया, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें से ये जो सारे डेफिनेशन में मार्क करा रहा हूँ, हर साल बोर्ड में एक मिनिमम, ये सब में से एक मिनिमम, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। 1 will be either a 1 mark or a 2 mark short like small answer and 1 will be part of the long answer। जो 4 मार्क का आता है ना, उसमें से वो पार्ट 1 पार्ट 2 करके देते हैं, तो उसमें से भी कई बार पूछते हैं। ओके, सो दैट वाज योर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, एक जो स्टेटमेंट है ये अगेन सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज द सम ऑफ लैटिस एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन। is the sum of lattice energy and enthalpy of hydration। ठीक है, ये क्या है? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। देखो यार, फंडा क्या है कि हमारे पास जो सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे एक आप एग्जांपल ले लो, सॉल्ट का क्रिस्टल, NaCl का क्रिस्टल, ठीक है, या KBr का क्रिस्टल, कोई भी कैल्शियम सल्फेट का क्रिस्टल, वो एक सॉल्ट है। सॉल्ट में क्या होते हैं? कैटायन एनायन, बरोबर बोल रहा हूँ। और उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर की अपनी कुछ एनर्जी होती है। बात समझ में आ रही है बच्चों? उसका जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ज्योमेट्री होती है उसकी, उसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। उस लैटिस की अपनी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। बात क्लियर? और जब उसको आप वाटर में डालते हो, सॉल्वेंट में डालते हो, तो उस सॉल्वेंट की अपनी एक हाइड्रेशन एनर्जी होती है। जब ये दोनों को मर्ज करोगे तो क्या बनेगा? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। क्या ये बात समझ में आई? यस, हाइड्रेशन एनर्जी कब यूज होती है? जब आप चीज़ों को डिसॉल्व कर रहे हो तब। और डिसॉल्व कौन सी चीज़ें होती हैं? जनरली सॉल्ट्स आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर। अब आते हैं हम लोग टू एंथैल्पी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अभी तक हमने केमिकल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में सिर्फ वर्क डन की बात की थी बच्चों, है ना? और हमने डेल्टा H और डेल्टा U का रिलेशन देखा था, यानी एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का रिलेशन देखा था। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको एक केमिकल रिएक्शन लिख के दिया है एंड दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन हुआ, A got converted to B और C got converted to D, whatever, मतलब reactants become products, तो कितना एनर्जी चेंज हुआ, एनर्जी गेन हुआ, लॉस हुआ, वो बताओ, है ना? सो इन दैट केस एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड दैट ऑफ रिएक्टेंट्स which each substance in definite physical state and their amounts being represented by the coefficients of the balanced chemical equation of the reaction। छोटा सा डेफिनेशन है ना, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स ट्राई अंडरस्टैंड दिस पहले, ठीक है? लेट्स ट्राई अंडरस्टैंड दिस फंडा। कंसिडर एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं। कंसिडर द रिएक्शन N2 plus 3H2 giving टू NH3, ठीक है? बाय द वे इसको हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं, आप सबको पता ही है। इसमें नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया गैस है। क्लियर है बच्चों? अब यहां पर ये बोलता है बॉस कि पहले तो इसको बैलेंस कर लो, तो ये 1, ये 3 और ये 2, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको मिल गया। प्रोडक्ट क्या है? 2 मोल अमोनिया। रिएक्टेंट क्या है? 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन। क्लियर है? तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी निकालना है, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन। तो कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे समेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का एंथैल्पी। कौन सा है प्रोडक्ट का एंथैल्पी? तो प्रोडक्ट है 2 into NH3, सॉरी
2 into NH3, क्लियर, माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का एंथैल्पी, मतलब 1 डेल्टा H ऑफ N2, इसको ऐसा कर लो, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा H ऑफ, सॉरी मेरे को लिखने में ऐसा, हाँ, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा H ऑफ NH3, and here you will write delta H of N2 plus 3 times of delta H of हाइड्रोजन, यानी कि प्रोडक्ट की टोटल एनर्जी समेशन। अच्छा, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होता तो आप क्या करते, इंडिविजुअली उनको ऐड कर लेते। एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो क्या किया, इंडिविजुअली ऐड कर दिया, और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट माइनस करके जो वैल्यू मिली वो क्या हो गया, वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो गया। बात समझ में आई? यस और नो? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा, व्हेन यू से अमोनिया, व्हाट स्टेट डज अमोनिया नॉर्मली एग्जिस्ट इन? गैस। When you say hydrogen, normally it is gas. When you say nitrogen, normally it is gas. Which means the standard states, ध्यान से सुनना, मैंने क्या वर्ड बोला, standard states of all these compounds or elements are given here in the reaction. So then this enthalpy will be called as standard enthalpy. मतलब मैं उसको डेल्टा H नहीं, डेल्टा H नॉट बोलूंगा। नॉट का मतलब क्या सिग्निफाई कर रहा है वो, कि सब कुछ स्टैंडर्ड स्टेट्स में है। क्या ये बात समझ में आई? एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज इफ आई टेल यू, यू टेकन इथेन, क्या लिया आपने, इथेन, एंड आई टेल यू वांट टू डू द कंबशन ऑफ इथेन, मतलब इथेन को बर्न करना है आपको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे बच्चों, सबको पता है, बहुत बार करा चुका, फिक्स प्रोडक्ट्स है ना, CO2 प्लस H2। डू द बैलेंसिंग, 2, ठीक है, 3 2s are 6, ठीक है, 2 2s are 4 and 3, यहाँ पे कितना आएगा, 7/2। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, पहले भी बता चुका हूँ वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट अगेन आई विल स्पेसिफाई दिस। फॉर मेनी ईयर्स इन स्कूल यू वर टॉट दैट फ्रैक्शन कैन नॉट बी रिटन, येस और नो? बताया गया ना आपको स्कूल में कि केमिकल रिएक्शन लिखते वक्त आप फ्रैक्शन नहीं लिख सकते, पर थर्मोकेमिकल इक्वेशंस यानी थर्मोडायनेमिक इक्वेशन में आप फ्रैक्शन लिखना आपको अलाउड है, प्लीज रिमेंबर। अदरवाइज व्हाट वुड यू हैव डन, यू वुड हैव मल्टीप्लाइड दिस बाय 2 एंड देन दिस मेड दिस 14 एंड देन 4 एंड देन 6, यस और नो? आप ऐसा करते थे ना पहले, पर अभी नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों? थर्मो में ये एक बहुत बड़ा चेंज है, ध्यान से देख लेना। अच्छा, मैं आपको ये बोलूं कि अच्छा ये इथेन गैस था, ये ऑक्सीजन गैस थी, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, पर वाटर लिक्विड है, वाटर लिक्विड है, तो ये क्या हुआ, डेल्टा H नॉट। क्यों बोलो, पूछो क्यों डेल्टा H नॉट क्यों हुआ? क्योंकि सारी चीजें अपने अपने स्टैंडर्ड स्टेट्स में हैं, करेक्ट। पर अगर मैं ऐसा कर देता, तो वाटर के लिए गैस क्या उसका स्टैंडर्ड स्टेट है क्या? नहीं, तो मैं डेल्टा H बोलता। बात समझ में आ गई? सिर्फ क्या हटाया मैंने, नॉट हटा दिया, है ना? तो जो स्टैंडर्ड स्टेट का डेफिनेशन है ना बच्चों, वो ध्यान से आपको देखना है। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, इसके लिए अब मैं फॉर्मूला कैसे अप्लाई करूंगा, आप बता सकते हो? तो मैं बोलूंगा डेल्टा H ऑफ रिएक्शन will be equal to क्या आएगा बच्चों, ट्वाइस डेल्टा H ऑफ CO2 प्लस थ्राइस डेल्टा H ऑफ H2O माइनस समेशन तो आप सबको आता ही है ना, माइनस, सो डेल्टा H ऑफ
CO2 कितनी बार, सॉरी C2H6 यानी कि इथेन प्लस डेल्टा H ऑफ, कितनी बार डेल्टा H ऑफ O2, 7/2 यानी 3.5 भी लिख सकते हो, 3.5 भी लिख सकते हो बच्चों, डेल्टा H ऑफ O2, ये इस तरह से आएगा। ठीक है, ये फंडा वो बता रहा है आपको, मैंने एग्जांपल के साथ समझा दिया। मेनली प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के पूरे सेट, रिएक्टेंट के पूरे सेट। अच्छा, एक फंडा यहां पे एक और याद रख लेना, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, देखो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी ऐसे डिफाइन किए गए। अगर प्रोडक्ट्स की टोटल वैल्यू रिएक्टेंट्स की टोटल वैल्यू से कम है, प्रोडक्ट्स की टोटल वैल्यू रिएक्टेंट्स की टोटल वैल्यू से कम है, तो डेल्टा H क्या हुआ, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर प्रोडक्ट्स की वैल्यू रिएक्टेंट्स की वैल्यू से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा H पॉजिटिव हो जाएगा। बरोबर बोल रहा हूं बच्चों, है ना। तो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन अगर पॉजिटिव है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, क्योंकि गेन हुआ ना, पॉजिटिव मतलब गेन, नेगेटिव मतलब लॉस। तो अगर प्रोडक्ट्स का एनर्जी इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट का एनर्जी, तो रिएक्शन कैसा हुआ, एंडोथर्मिक हुआ। और उल्टा करके देखो, अगर प्रोडक्ट्स का एनर्जी इज लेस देन रिएक्टेंट्स का एनर्जी, तो डेल्टा H इज नेगेटिव, मतलब रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, यानी कि हीट इज रिलीज। बोलो हाँ कि ना, काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, है ना। अच्छा, एक फंडा इसमें समझना और थोड़ा सोच के जज करना और मुझे बताना। अगर मैं ऐसा कहूं कि एक ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है, आई मेड अ ग्राफ विच लुक्स समवट लाइक दिस, ठीक है, आई मेड अ ग्राफ दैट लुक्स लाइक अ बेल, इसको आप लोग मैथ्स में बेल कर्व बोलते हो ना, सुना होगा आप सबने। ठीक है, कोनिक्स वगैरह एक नाम का चैप्टर है, आप लोग करते हो उसमें, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ग्राफ्स बनाते हो अलग अलग तरह के, राइट। और मैं आपको बोलूं कि यार आपने ना यहां से ये पॉइंट से रिएक्टेंट्स चालू करे थे और ये पॉइंट पे आके आपके प्रोडक्ट्स खत्म हुए और ये आपकी एनर्जी की लाइन है, तो क्या लगता है एनर्जी प्रोडक्ट्स की ज्यादा है कि रिएक्टेंट्स की ज्यादा है लेवल में? ग्राफ को देख के बता सकते हो। ऑब्वियसली रिएक्टेंट्स की ज्यादा है, प्रोडक्ट्स की कम है, देखो, है ना। इसका मतलब ये कौन से रिएक्शन को स्पेसिफाई कर रहा है ये ग्राफ, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट नीचे आ गया, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते जाते हीट लॉस हुआ। रिएक्टेंट इधर था, प्रोडक्ट इधर है नीचे, तो हीट लॉस हुआ ना, एनर्जी का लॉस हुआ। लॉस हुआ मतलब एनर्जी बाहर गई, मतलब क्या हुआ, एक्सोथर्मिक। बोलो हाँ कि ना। तो डेल्टा H की वैल्यू क्या हुई, नेगेटिव हुई ऐसे केस में। तो बहुत सिंपल, वो आपको डायग्रामेटिकली यानी कि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछ सकता है डेफिनेटली। और इसको हम लोग और ज़्यादा डिटेल में पढ़ते ही हैं ऑब्वियसली SN1 SN2 मैकेनिज्म में, आगे जाके हम लोग HDA में भी इसको पढ़ते हैं, SN1 SN2 मैकेनिज्म में विद ग्राफ, राइट। अच्छा, पहले मैंने एंथैल्पी बताया, मैंने आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी भी बता दी, तो यहाँ पे वही है स्टैंडर्ड एंथैल्पी, सेम टू सेम है। फर्क क्या है यहाँ पर कि सारा कुछ क्या होना चाहिए, एवरीथिंग इन फिक्स कंडीशंस। क्या फिक्स कंडीशंस है भाई, कि अगर गैस है तो STP होना चाहिए 1 atm, है ना, 1 बार, 25 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, स्टैंडर्ड स्टेट्स में। और जो उनके सॉलिड लिक्विड गैसेस जो कंपाउंड्स के या एलिमेंट्स के स्टेट है, वो भी अपने नेचुरल स्टेट में होने चाहिए। तो आपको मैं सोडियम मेटल बोलूँ तो आपको सॉलिड में मिलना चाहिए, कार्बन बोलूँ तो सॉलिड में मिलना चाहिए, वाटर बोलूँ तो लिक्विड में मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है? इस तरह से। तो वैसे उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी। क्या होती है ये? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग the reaction when all the reactants and products are in their standard states। क्या ये बात क्लियर हो गई? स्टैंडर्ड स्टेट्स एंड स्टैंडर्ड कंडीशंस,
इज दिस क्लियर विद एवरीबडी? यस. थर्मोकेमिकल इक्वेशन वाला पार्ट आप सिर्फ रीड कर लो. थर्मोकेमिकल इक्वेशन प्लीज ओनली रीड. क्यों रीड? बिकॉज स्टूपिड है, बहुत सिंपल है. क्या क्या लिखा है देखो. बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. वैल्यू ऑफ एंथैल्पी इज रिटन एज डेल्टा एच या डेल्टा एच नॉट. अगर स्टैंडर्ड है तो डेल्टा एच नॉट. ठीक है. फिजिकल स्टेट्स आर गिवन एज सॉलिड, लिक्विड, गैस. सब पता है ना अपने को यार, इसमें क्या, इसमें रटने की क्या जरूरत है ना. बहुत सिंपल है. कोएफिशिएंट्स, वैल्यूज, एवरीथिंग इज गिवन. ठीक है, कुछ नहीं है. नेक्स्ट है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, लास्ट के 2 डेफिनेशन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना. एक है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ये थोड़ा अलग है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. अच्छा, पहले एक चीज क्लियर कर दूं. डेल्टा एच ऑफ FUS मतलब फ्यूजन यानी कि मेल्टिंग, और डेल्टा एच ऑफ FREE फ्रीजिंग, और डेल्टा एच ऑफ F यानी कि फॉर्मेशन. प्लीज इनमें गोची मत करना, पहली बात तो. ठीक है. अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ठीक है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. ये वाला डेफिनेशन आपको सबसे ज्यादा यूज होगा, सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आएगा. ठीक है. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड is the enthalpy change that accompanies a reaction in which 1 mole of pure compound in its standard state is formed by elements in their standard state. I'll give you examples and explain. First, mark the keywords. What are the keywords? Again, is it 1 mole? Yes or no? 1 mole of pure compound means does it have a byproduct? Yes or no? अगर प्योर कंपाउंड बन रहा है तो बाई प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा इस रिएक्शन में? क्या लगता है? मैंने प्योर कंपाउंड बोला, तो प्योर कंपाउंड के साथ में कुछ बाई प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स नॉट. अगर उसके साथ में कुछ और भी बन रहा होता, मिक्सचर बन रहा होता, तो मैं प्योर कंपाउंड थोड़ी बोलता यार. कॉमन सेंस की बात है. तो मतलब इसमें कोई और प्रोडक्ट में कोई कंफ्यूजन होने की कोई स्कोप है क्या? एक ही प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा? प्योर कंपाउंड. क्लियर बात है. किससे बनेगा? फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स. किससे बनेगा? फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स बनेगा. बहुत ध्यान से सुनना, समझना. एक एग्जाम्पल ले लो. मैं बोलूं CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एग्जाम्पल. तो यहां पर प्रोडक्ट एक ही बना, कार्बन डाइऑक्साइड. बरोबर है. प्रोडक्ट क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड. अच्छा, मैं बोलूं ये भी गैशियस फॉर्म में है, ये भी गैशियस फॉर्म में है, ये भी गैशियस फॉर्म में. बरोबर है बच्चों. बैलेंसिंग करना होगा तो क्या करूंगा? बोलो, इसको हाफ लिख दूं. बोलो यस और नो. राइट. C प्लस हाफ O2 गिव CO2. ये बरोबर है. व्हाट इज CO? CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड. यस, एवरीबडी नोज दिस. नहीं पता तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो. मतलब CO नहीं पता, 12वीं में आ गए हो तो फिर थोड़ा सा चुल्लू भर गर्म पानी लो, डूब के मरो मत, मुंह धो, फ्रेश हो जाओ, है ना. फिर याद आएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है. तो CO प्लस हाफ O2 CO2. ठीक है. यहां पर सब कुछ स्टैंडर्ड स्टेट में लिखा है मैंने, सब गैसेस हैं. बरोबर. अब बोलोगे यस. 1 मोल कंपाउंड बन रहा है, प्योर कंपाउंड, बाय प्रोडक्ट नहीं बना. ये भी बरोबर है कि नहीं? पर क्या ये एलिमेंट से बना कि ये कंपाउंड यूज करके बनाया? मैंने कंपाउंड यूज करके बनाया. तो क्या ये इक्वेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है? नो. समझना बात को, बहुत प्यारी बात है कि आपका
1 मोल प्रोडक्ट बनना चाहिए, 1 मोल कंपाउंड बनना चाहिए, पहली बात प्योर, ठीक है। दूसरा स्टैंडर्ड स्टेट में बनना चाहिए, ये भी ठीक है। पर तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर्म्ड फ्रॉम एलिमेंट्स नॉट फ्रॉम कंपाउंड्स। तो CO2 के एलिमेंट्स क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन। क्या ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है? बोलो हाँ कि ना। ये रॉन्ग हो जाता है। ये इक्वेशन गलत नहीं है, ये इक्वेशन सही है, पर डज इट रिप्रेजेंट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? नो। क्या ये बात सबके भेजे में गई? बोलो हाँ कि ना। और एक एग्जांपल करते, और एक एग्जांपल करते, और एक प्यारा सा एग्जांपल करते, ठीक है। डेल्टा एच स्टैंडर्ड, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट्स बोल दिया ना पहले, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लेट्स से वाटर बोला उसने, ठीक है। तो देखो ये CH4 लिया, उसको ऑक्सीजन में हीट किया, कंबशन, CO2 प्लस H2O। क्या यहां पर H2O मिला? हाँ, पर प्योर नहीं है। और ऐसा करूं कि H2 प्लस हाफ O2, H2O, और 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। और यहाँ पर गैस 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 लिक्विड बैलेंस, ये रहा 2 गैस गैस लिक्विड गैस गैस गैस। फॉर एग्जाम्पल लेट्स एनालाइज ऑल एंड सी कहाँ पे कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला वाला इक्वेशन नंबर 1 जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, क्या वहां पर ओनली H2O बन रहा है क्या? पहली बात नहीं। अच्छा, दूसरा, क्या वो एलिमेंट से बन रहा है कि कंपाउंड यूज करके बनाया? कंपाउंड यूज करके, तो ये तो नहीं हो सकता, ये H ऑफ फॉर्मेशन के लिए वैलिड नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? भेजे में गई? सिंपल है। थर्ड इक्वेशन देखो, क्या वहां पर H2O लिक्विड फॉर्म में मिला क्या? स्टैंडर्ड स्टेट में मिला क्या? नहीं। और वैसे भी H2O 2 मोल मिला, अपने को कितने के लिए डिफाइन करना था बोलो? तो अगर मैं ऐसा लिख भी देता, सपोज ये लिक्विड में लिख भी देता, तो भी क्या ये डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता क्या? नहीं करता। पूछो क्यों? क्योंकि 2 मोल के लिए बना है। और बीच वाले इक्वेशन को देखो ध्यान से, क्या मैंने एलिमेंट्स यूज किए? हाँ। क्या मैंने सबको स्टैंडर्ड स्टेट में रखा? हाँ। क्या मैंने 1 मोल प्रोडक्ट बनाया? हाँ। तो ये मेरा डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर का बरोबर इक्वेशन है। क्या ये सिंपल बात आप लोगों के दिमाग में गई बच्चों? एकदम इजी। तो अब आपको मैं थोड़े से 1-2 एग्जांपल पूछता हूं, आप खुद सोचेंगे और लिखेंगे तो आपका एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। सपोज मैं आपको बोलूं डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 लिखना है, तो आपको इक्वेशन H2SO4 के बनाने का इक्वेशन नहीं भी पता, तो आप फॉर्मेशन का इक्वेशन लिख पाओगे कि नहीं? बताओ कैसे लिखोगे? आप बोलोगे सर हाइड्रोजन होता है H2 प्लस सल्फर होता है प्लस O2 2 बार होता है, ये सब एलिमेंट्स हो गए H2SO4 के। इससे क्या बना सर? H2SO4 बन गया। बोलो हाँ कि ना। एकदम इजी है बच्चों, है ना? तो बस ऐसे ही करना है, जब भी आपको फॉर्मेशन की बात हो तो ऐसे करना है। चलो एक और करते हैं, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 गैस। SO3 कैसे लिखेंगे बच्चों? S प्लस O2 गिविंग SO3। अब इसमें कोई बच्चा अगर ऐसा स्मार्ट बनेगा
कि भाई इसको एक काम कर लेते हैं, ऐसा लिख देते हैं, तो ये क्या वैलिड हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 मोल हो गए, अपने को नहीं चाहिए। अपने को क्या है रिस्ट्रिक्शन, क्या है अपने पास कि ये भला भाई ये 1 मोल ही होना चाहिए फॉर्मेशन बोला तो यहाँ पर क्या होगा 3/2O2। क्या ये बात गई सबके दिमाग में, बुद्धि में गई? बोलो हाँ कि ना। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। रिएक्शन एक बार तुमको मिल गया, रिएक्शन मिल गया तो रिएक्शन मिलने के बाद तो वही है ना, फिर एंथैल्पी कैसे निकालोगे? वही हुआ एंथैल्पी निकालते वक्त प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, एंथैल्पी तो इजीली निकाल लोगे, है कि नहीं? तो यही तो वो बोल रहा है। अब पढ़ो वापस, अब आपको ये देखो समझ में आएगा जो डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड का स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड का, दैट इज द रिएक्शन इन विच 1 मोल ऑफ प्योर कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट्स। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? आई होप सो। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया और उस एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला कि आपको अगर A+B गिविंग C+D ऐसा दिया है रिएक्शन, सपोज ऐसा दिया रिएक्शन A + B गिव C + D। स्मॉल ABCD क्या है यहाँ पे? कोएफिशिएंट्स है, मतलब मोल बता रहे हो, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। और कैपिटल ABCD क्या है? A और B रिएक्टेंट्स है, C और D प्रोडक्ट्स है। ठीक है बच्चों? तो इसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना अपन, समेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, बस। राइट? तो क्या बनेगा देखो, डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सिंपल, कुछ नया थोड़ी है। राइट? इसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। लास्ट 2 वैरायटीज बची एंथैल्पी की, वो भी आज कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट 2 वैरायटीज, एक है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्या है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन। नाउ व्हाट इज कंबशन? हाउ डू यू डिफाइन कंबशन? व्हाट द वर्ड कंबशन लिटरली मीन्स हीटिंग विद ऑक्सीजन। इसको सीधी साधी इंग्लिश की भाषा में आप बर्निंग कहते हो, किसी चीज को जलाना, बर्निंग। केमिस्ट्री की भाषा में उसको आप कंबशन कहते हो, है ना? Look at the definition here. Standard enthalpy of combustion is the enthalpy change accompanying the reaction in which 1 mole of substance is completely oxidized. Again, what are the key words? 1 mole and completely oxidized. यानी कि शुरुआत हमेशा 1 मोल से करनी है। सब्सटेंस जिसकी आप कंबशन चेक कर रहे हो उसकी 1 मोल ही रखनी है, उसको चेंज नहीं करना है। तो इसीलिए ऑक्सीजन को आपको फ्रैक्शन में लिखना अलाउड है। अभी समझ में आ गया होगा? ऑक्सीजन को फ्रैक्शन में आप लिख सकते हो, मैंने बताया था ना। क्यों भाई? क्योंकि जो रिएजेंट मुझे दिया गया है, जिसका मैं स्टडी कर रहा हूँ, जिस कंपाउंड का, वो मैं 1 मोल से ज़्यादा नहीं लिख सकता, तो उसको चेंज करना अलाउड नहीं है। तो ऑक्सीजन को फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? ऑफकोर्स स्टैंडर्ड स्टेट में है, ये तो गोज विदाउट सेइंग। And last but not least is something that confuses a lot of students, especially during your entrance exam point of view also. बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सुपर कंफ्यूजिंग हो जाता है अगर समझा नहीं तो। बॉन्ड एंथैल्पी। क्या है? बॉन्ड एंथैल्पी। अब आपको केमिकल बॉन्डिंग नाम के चैप्टर में क्लास 11 में मैंने पढ़ाया है कि बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है। क्या होती है बॉन्ड एंथैल्पी भाई? जो बॉन्ड की एनर्जी है, 2 एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो वो बॉन्ड की जो एनर्जी है वो बॉन्ड एंथैल्पी, बरोबर है ना? तो उसको ब्रेक करने के लिए, उस बॉन्ड की एंथैल्पी को ब्रेक करने के लिए, यानी मॉलिक्यूल को तोड़ के वापस एटम्स बनाने के लिए आपको जो एनर्जी देनी है वो बॉन्ड एंथैल्पी है। तो पहली बात तो ये समझना कि मॉलिक्यूल को तोड़ के एटम बनाने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी है कि एनर्जी रिलीज होगी उसमें से। यू हैव टू स्पेंड एनर्जी, आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। मॉलिक्यूल मेरे को तोड़ना है इसको, तो क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू सप्लाई एनर्जी। बोलो हाँ कि ना? तो ये वैल्यू सप्लाई एनर्जी, ठीक है, सप्लाई एनर्जी बोला मैंने, रिलीज नहीं बोला, सप्लाइंग एनर्जी। दैट कंपाउंड इज टेकिंग एनर्जी फ्रॉम यू। सो विल इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव? थिंक एंड टेल मी, विल इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव?
positive. If I'm taking energy, if I'm absorbing energy, I'm the compound, you are giving me energy to break the bond. So what happens to me? You're giving me energy, right? So I'm getting energy. Positive, right? Simple. है ना, बहुत सिंपल बात होगी. तो यहां पर ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड बोल दिया ना, तो वैल्यू पॉजिटिव में आने वाली है. टू ब्रेक द बॉन्ड in a gaseous molecule to produce atoms or ions or radicals or whatever. तुमने मॉलिक्यूल को तोड़ा, अब उसमें से मॉलिक्यूल में से एटम्स बन सकते हैं, आयन्स बन सकते हैं, रेडिकल जो भी है बनेंगे. कीवर्ड क्या है? ब्रेक द बॉन्ड. बोलो आगे ना. ऑब्वियसली 1 मोल, तो 1 मोल तो छप गया आपके दिमाग में, अब कोई टेंशन ही नहीं है. टू प्रोड्यूस एटम्स और रेडिकल्स इट्स कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी. आपका तुरंत एक इसमें डाउट आना चाहिए, आया नहीं है बट आना चाहिए. सर थोड़ी देर पहले आपने एटमाइजेशन में भी तो सेम बोला था कि मॉलिक्यूल को तोड़ के एटम्स बनाए, याद है? बोला था ना मैंने, एटमाइजेशन बोला था ना. तो ये और वो सेम नहीं हुआ. मॉलिक्यूल को तोड़ के एटम्स बनाए, है ना, राइट? सेम ही फंडा हो गया ना बच्चों. सो ऐसा है कि काफी हद तक इसमें आपको सिमिलैरिटी दिखेगी, एटमाइजेशन और बॉन्ड एंथैल्पी. अच्छा, तो इसको मैं सिर्फ बॉन्ड एंथैल्पी बोलूं या मोर करेक्ट वुड बी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोर करेक्ट? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा ना, एज पर द डेफिनेशन. सिर्फ बॉन्ड एंथैल्पी बोलूंगा ना तो उतना अच्छे से नहीं समझता, बट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्लियर. हाँ भाई, अच्छा मॉलिक्यूल था, बॉन्ड तोड़ा. बॉन्ड तोड़ा पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि एनर्जी ली उसने. बॉन्ड बनते वक्त नेगेटिव था, याद करो. बॉन्ड जब फॉर्म हो रहा था तो नेगेटिव था. अब आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर उठाओगे क्लास 11 का, तो उसमें हमने एक पूरा ग्राफ बनाया था लंबा सा, है ना, हाइड्रोजन का. 2 हाइड्रोजन आइटम नजदीक आते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवर्स होते हैं, ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है और -436 किलो जूल, यानी 436 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही थी. वहाँ पे नेगेटिव था. बॉन्ड बनते वक्त नेगेटिव है, बॉन्ड तोड़ते वक्त पॉजिटिव है. ठीक है बच्चों, ये बात भी याद रखनी है आपको. ओके, तो मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं आता हूं उस पर, उस पार्ट पे आता हूं. बाकी ये पार्ट यू कैन जस्ट रीड. ओके, दिस एंटायर थिंग यू कैन जस्ट रीड. entire thing you can just read, nothing fancy here. पर ये वाला पार्ट, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन व्हेन बॉन्ड एंथैल्पी, ये वर्ड दिया है क्वेश्चन में. क्या दिया है? बॉन्ड एंथैल्पी. बहुत ध्यान से इसको देखना, क्या समझ में आ रहा है आपको? डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज समेशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स. अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हमेशा प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्शन, ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल करते थे. बोलो हाँ कि ना? हर जगह हमने, हर जगह आंख बंद करके प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही लगाया है, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ही लगाया है. जब स्टार्टिंग में कर रहे थे वो गैस वाला V1 V2 P1 P2, है ना, तो अभी भी हम लोग ने यही किया था. इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, ऑलवेज हम लोगों ने फाइनल माइनस इनिशियल लिया. भले वैल्यू नेगेटिव में आई तो आई, चलेगा, है कि नहीं? ये फिक्स था ना बच्चों? पर आप देखेंगे कि यहां पर एक ही ऐसा एक्सेप्शन है, एक ही, जहां पर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है. कब यूज होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट. कब यूज होगा? जब क्वेश्चन में बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी ये वर्ड आएगा. क्या आएगा? बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी ये वर्ड आएगा. क्या ये बात सबके भेजे में गई? आप इस चैप्टर में अगर मतलब बोल सकते हैं ना, गिन के 3 चीजें याद रखनी है, तो पहला वो वर्क डन होगा, W मैक्स वाला वो फंडा, एक ये, और लास्ट में आगे आएगा एंट्रोपी. वो 3 आप एकदम, मतलब ये बहुत ध्यान से याद करना है, बहुत यूनिक चीजें हैं, बाकी सब कुछ बहुत लॉजिकल है.
यहाँ पर गड़बड़ करते हैं बच्चे। क्या करेंगे आप? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अच्छा, अ बेटर वे ऑफ राइटिंग इट, ध्यान से सुनना, बेटर वे ऑफ राइटिंग इट वुड बी रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड्स। बॉन्ड्स लिखने से क्या होगा, आपको याद हो जाएगा, याद रह जाएगा कि अच्छा ये बॉन्ड एंथैल्पी के लिए एप्लीकेबल है। क्या ये बात समझी? तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में ये छोटा सा मॉडिफिकेशन कर दो बच्चों, सिर्फ रिएक्टेंट मत लिखो, रिएक्टेंट बॉन्ड्स लिख दो, और सिर्फ प्रोडक्ट मत लिखो, प्रोडक्ट बॉन्ड्स लिख दो। क्या ये बात समझ में आई? एक एग्जांपल देख लो, यहां पे दिया देखो, बॉन्ड एंथैल्पी वर्ड दिया, तो उन्होंने क्या रिएक्शन, क्या इक्वेशन यूज किया? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट यूज किया। दिख रहा है आपको? है ना? ये बहुत ही यूनिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 99% ऑफ द टाइम्स वी विल यूज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स, बट दिस इज ओनली वन सिनारियो where we are going to use reactant bonds minus product bonds, and that's why I specified। ये confusing है, बहुत लोग इसमें गड़बड़ करते हैं, बहुत लोगों को याद नहीं रहता। क्या ये बात सबके भेजे में क्लियरली चली गई है? आई होप सो। तो हमने आज सारी एंथैल्पीज कवर कर ली एक ही सेशन में, ठीक है? मैंने आपको बताया था सारी एंथैल्पीज हमने, राइट फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ फिजिकल चेंज, यानी कि फ्यूजन, फ्रीजिंग, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, एटमाइजेशन, आयोनाइजेशन, सॉल्यूशन, कंबशन, फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड बॉन्ड एंथैल्पी, सारे हमने कवर किए। यस बच्चों, so we'll end this session for today।